IAS जन में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए। उसमें हमने इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, सोशोलॉजी के कर लिए और एंथ्रोपोलॉजी कर लिए। इसके बाद हम लोग अभी साइकोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी के हर यूनिट के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे आपका मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, या क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है जो एग्ज़ाम में आए, तो वो यहाँ पे हम लोग एक एक उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। साइकोलॉजी शब्द किससे बना हुआ है उसके लिए पूछा जा रहा है। ऐसा तो क्वेश्चन बहुत रेयरली आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको थोड़ा सा टच मिले चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है और उनका सटीक अर्थ क्या है। जैसे आपको पता होगा, साइकोलॉजी जो वर्ड है, शब्द है, ये ग्रीक शब्द के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड जो है, इसमें अगर हम लोग दोनों को ब्रेक करें तो एक इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि साइकिक प्लस लोगस। और लोगस तो हर मतलब एक तरह से स्टडी में कह सकते हैं। इसके मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, या नॉलेज कह सकते हैं। और यहाँ साइकिक का मतलब क्या है, मन या सोल कह सकते हैं। सोल या मन, इसके आत्मा जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि आत्मा का स्टडी या मन का स्टडी किस में करते हैं, साइकोलॉजी में। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजी का जो मीनिंग है उसके मीन्स क्या होता है, आत्मा का अध्ययन या मन का अध्ययन। तो यहाँ सबसे पहला ही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे साइकिक, यानी कि आत्मा, और लोगस मीन्स स्टडी। तो उसी का स्टडी यहाँ पे करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहला, निम्नलिखित मनोविज्ञान की शाखाओं और उनके अध्ययन क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ के जो आपको करेक्ट मैचिंग नहीं है उसे आपको यहाँ पे पता लगाना है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी मानसिक रोग या निदान और उपचार के लिए यूज किया जाता है। ये तो बात एक तरह से सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संज्ञात्मक जो मनोविज्ञान है, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, स्मृति, मेमोरी, ध्यान, अटेंशन, सोच, थिंकिंग, लैंग्वेज, जज या निर्णय, डिसीजन मेकिंग का स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन दिया है, व्यवहारात्मक जो मनोविज्ञान है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये दिया है असामान्य व्यवहार और मानसिक विकार का अध्ययन करता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, जो बिहेवियरल आपका है, ये देखा जाए ज़्यादातर बिहेवियर या लर्निंग वगैरह के बारे में यहाँ पे सीखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक तरह से गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं औद्योगिक जो संगठनात्मक मनोविज्ञान है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो जैसे कार्यस्थल पे वर्क प्लेस और नेतृत्व, लीडरशिप और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं ये चीज़ आप बिजनेस साइंस में पढ़ते हैं, या मतलब इकोनॉमी में कह सकते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, जो यहाँ करेक्ट मैच नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बाकी तीनों करेक्ट मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे फ्राइड के बारे में दिया है। ठीक है, अब फ्राइड क्या थे, एक मनोविशेषज्ञ थे, और फ्राइड के मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस में प्रशिक्षण प्राप्त किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने वर्ष 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की, और कहाँ की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको ये डिटेल में बताया था कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा हिस्ट्री और मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखा जाए साइको एनालिसिस का जो विकास हुआ वो 1922 में हुआ था।
ठीक है। और ये देखा जाए इंडिया में जो करने वाले थे ये प्रोफेसर गिरीश शेखर बोस थे, और 1922 में ही इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। ये इनका जो मतलब कह सकते हैं ये प्रभावित थे सिगमंड फ्रॉड के विचार से प्रभावित थे, और इन्होंने ही कलकत्ता में आके इसका नींव रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, आंसर इसमें हो जाएगा आपको तो गिरीश शेखर बोस हो जाए। बाकी भी यहाँ पे सब साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में भी जानना है। जैसे आप यहाँ पे एन सेन गुप्ता के बारे में अगर बोला जाए तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से जुड़े थे, और दुर्गा दास सिन्हा आगे आएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है। ठीक है, और साइकोलॉजी पे उसके बारे में हम बात करेंगे। और इन्होंने बेसिकली इंडियन सोशल साइकोलॉजी के एक तरह से विद्वान थे। और यहाँ राधा कमल मुखर्जी भी एक तरह से कह सकते हैं सोशोलॉजिस्ट, और मतलब कि सोशल थिंकर थे। ये साइकोलॉजी से ज़्यादा इनका रिलेशन नहीं था, बाकी ये दोनों का था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जो करेक्ट आंसर है ये गिरिरन यानी कि GS बोस कह सकते हैं, गिरिनंद शेखर बोस हैं। गिरिनंद शेखर बोस ही यहाँ पे साइको एनालिसिस की स्थापना किया और कलकत्ता में किया। और नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। अब 4th नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए किस मनोवैज्ञानिक विधि में किसी एक व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय का गहराई से अध्ययन किया जाता है, विशेषकर तब जब समस्या जटिल हो और उसे संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव जानकारी से समझना कठिन हो जाए। देखा जाए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बात किया था, तो यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि ये बोल रहा है एक ही व्यक्ति के और उसका एक गहराई से इन डेप्थ अध्ययन किया जाए तो एक केस स्टडी होता है। केस स्टडी में किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली हो गया या ग्रुप हो गया, कम्युनिटी होगा, उसका हम बहुत इन डेप्थ गहराई से विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसके सभी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को पता लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें, यदि किसी रोगी को TB ट्यूबरकुलोसिस है और बार बार हो रहा, तो केवल चिकित्सा कारणों की वजह से उसके सामाजिक, आर्थिक, जो मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल, पारिवारिक, फैमिली कारणों का भी अध्ययन किया जाता है कि क्यों उसे बार बार हो रहा, फैमिली में क्या कारण है, या उसके इंडिविजुअल व्यक्तित्व जो कारण हो सकते हैं कि हो सकता है मेडिसिन टाइम से न ले रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केस स्टडी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा जो हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य केवल, अब यहाँ पे देखा जाए केवल जब लग जाता है तो वैसे ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन एक तरह से गलत ही हो जाता है, क्योंकि केवल वाला एक मतलब क्लियर कट हो जा रहा है ना, तो क्लियर कट तो होगा नहीं। हर मतलब समाज में अलग अलग चीज़ें होंगे, या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग, मतलब परिवार के लिए अलग अलग, ग्रुप के लिए अलग अलग, कम्युनिटी के लिए अलग हो सकता है, कुछ चीज़ें कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे केवल जब लग जाएगा तो एक तरह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल लग गया तो सबसे पहले हम लोग यानी कि असर्शन जो है ये गलत कर दिए। नेक्स्ट आते हैं दूसरा। अब अगर ऑप्शन देखा जाए, कभी कभी हमें दोनों असत्य मिलता है, लेकिन ऑप्शन जनरली जो रीजनिंग असर्शन का बनाया जाता है ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। तो अगर पहला गलत हो गया तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि D यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा देखा जाए, स्वास्थ्य शिक्षा में मनोविज्ञान साइकोलॉजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे D आपको आंसर सही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। और 6 नंबर के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि आगे हम बात करेंगे दुर्गानंद सिन्हा के बारे में, तो उनके बारे में, उनके बुक के बारे में यहाँ पे दिया है। उन्होंने एक बुक लिखा था 1986 में प्रकाशित किया था, जिसका नाम था साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंसेस।
के नाम से एक बुक लिखा था, और उस बुक लिखने वाले का नाम क्या था? दुर्गानंद सिन्हा था। और ये बहुत फेमस बुक है, और बेसिकली इसमें मॉडर्न साइकोलॉजी के विकास और इतिहास और सोशो कल्चरल के बारे में, इंडिया के सोशल कल्चरल के बारे में दिया गया है। यानी हम अगर हिंदी में कहें, भारतीय मनोवैज्ञानिक का विकास एवं इतिहास बुक किसने लिखा? तो ये दुर्गानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, इनके बुक का पूरा एक कंप्लीट नेम है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में यहाँ पे दिया है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में यहाँ पे दिया है, तो ये बोल रहा है कि यह मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक साइंटिफिक विधियों में मानी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंटिफिक होता ही है, तो पहला तो ये सही होगा। दूसरा यहाँ पे दिया है कि इसमें किसी एक कारक वेरिएबल को बदलकर दूसरे प्रभाव इफेक्ट का अध्ययन किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसको काज इफेक्ट देखते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, कारण परिणाम संबंध क्या होता है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसका हम लोग काज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करते हैं इसमें। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO के अनुसार निम्नलिखित में से किसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण कंट्रोल प्राप्त करने तथा उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाना है। देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, हमने स्टडी किया था साइकोलॉजी में, पहले ही यूनिट में हमने पढ़ा था कि उसमें एक वर्ड था हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन नाम से जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि मतलब WHO के अनुसार मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने तथा उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाना, तो वो किसका है? यहाँ पे स्वास्थ्य संवर्धन है, यानी कि हेल्थ प्रमोशन है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक, तो ये WHO जो यहाँ पे कुछ हम चीज़ बता देते हैं। ये मेनली एक यहाँ पे ओटावा चार्टर था, और ये जनरेट हुआ था ओटावा चार्टर 1986 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण देना। ठीक है, कैसे कि हेल्थी लाइफ स्टाइल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और सपोर्टिव इन्वायरमेंट से, ये उसका ओटावा चार्टर का एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो उसी में WHO का रिलेटेड यहाँ पर ओटावा चार्टर है 1986, तो आप याद रख सकते हैं ओटावा चार्टर किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दूसरे 9th नंबर के। अब 9th नंबर के क्वेश्चन पे अब देखा जाए, इसमें क्वेश्चन में दिया है किस मनोवैज्ञानिक विधि में किसी एक व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय का गहराई से अध्ययन किया जाता है, और विशेषकर तब जब हम समस्या क्या हो, जटिल हो, उससे संख्यात्मक क्वांटिटेटिव जानकारी से समझना कठिन हो जाए, तो उसे हम लोग केस स्टडी से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको परसेप्शन से रिलेटेड है, जो प्रत्यक्षीकरण हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे दिया है प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्शन के आकृति और उसके पृष्ठभूमि संबंध जो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन जो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप होता है, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टर बना हुआ, उस पर मैटर क्या लिखा है, उसके पीछे के कलर क्या है, उसके पीछे इमेज क्या है, उसी को यहाँ पे फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको हम लोग स्टडी किए थे, अभी यहाँ पे फिर हम बता दे रहे हैं, याद आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा है। पहला यहाँ पे, जिस उद्दीपन स्टिमुलस पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है उसका प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन होता है, ये गलत है, और पृष्ठभूमि ग्राउंड कहलाता है। ठीक है, तो ये देखा जाए यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि हमने
स्टडी किया फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में कि जो ये प्रिंसिपल होता है, जो फिगर होता है, वो एक तरह से कह सकते हैं जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। फोकस अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, फिगर क्या होता है, फोकस अट्रैक्शन होता है। फिगर याद रख सकते हैं, फोकस अट्रैक्शन, फोकस्ड अटेंशन, सॉरी, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड जो होगा, ग्राउंड होगा ये मतलब जो उसके पीछे का रहेगा, यानी कि जो फिगर के पीछे बैक साइड ऑफ फिगर, फिगर के बैक साइड में जो रहेगा उसे बोलते हैं, ठीक। तो इसी से देखते हैं ऑप्शन में इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो फिगर होगा ये मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ग्राउंड जो होता है ये बैकग्राउंड वाला चीज़, बैक ग्राउंड जो उसे बोलते हैं उसे ग्राउंड वाला बोलते हैं। और ये जो मतलब कि साइकोलॉजी था ये गेस्टलेट साइकोलॉजी के अंदर आता है, ये भी याद रखना है, गेस्टलेट साइकोलॉजी के अंदर आता है। हमने स्टडी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहला है कि ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, फिगर सामान्यतः स्पष्ट, क्लियर और सीमाबद्ध, वेल डिफाइंड होना चाहिए तथा याद रखने योग्य यानी कि मेमोरेबल होना चाहिए, जबकि बैकग्राउंड अपेक्षाकृत एज मतलब अस्पष्ट या अनक्लियर होता है। उसके बारे में मतलब पूरा पता नहीं चलता है एक्चुअल में फिगर ऐसा बैकग्राउंड क्यों डाला हुआ है जो बनाने वाला है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा देखा जाए ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, स्वास्थ्य शिक्षा जो हेल्थ एजुकेशन में किसी पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा मुख्य आदेश संदेश जो क्या होगा, फिगर का कार्य करता है। बड़े अक्षरों में जो लिखा होगा फिगर रहेगा, क्योंकि फिगर क्यों ही ध्यान रहेगा, मेन ऑब्जेक्ट या मेन फोकस्ड अटेंशन जो होगा वो क्या होगा, फिगर होगा। और ग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड होगा। तो 2 और 3 दोनों सही है। यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ हेरिडिटी से रिलेटेड आ रहा। अब हेरिडिटी से आनुवांशिकता, हेरिडिटी के जैविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित संरचनाओं को उनकी व्यापक जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के आधार पर अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यक्त करना। और ये क्वेश्चन हमने उस समय भी कराया था जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए कि आपको मिलेगा कि एक तरह से देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा हमने तब भी बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जीन आ जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग नहीं। डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, सेल होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के बाद क्या हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम हो जाएगा। और क्रोमोसोम के बाद क्या होगा, जीन होगा। तो यही आंसर यहाँ पे आपको अरेंज कर देना है। और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, सेल होगा दूसरा। उसके बाद आपका आ जाएगा न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस फोर्थ आना चाहिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखना है। जैसे आप बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसका डिफिनीशन है। न्यूक्लियस क्या है, एक कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। और क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए का कैरियर होता है। और जीन कह सकते हैं हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, उसे जीन बोलते हैं। और आप जानते होंगे कि क्रोमोसोम कितना होता है टोटल, हर इंडिविजुअल में 46 होता है, यानी कि 23 पेयर होता है, ठीक। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन भी परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। परसेप्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए परसेप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे भी फिर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए प्रत्यक्षीकरण, जो परसेप्शन के नियमों तथा उनके व्यवहारिक उपयोग जो
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यानी कि करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पे परसेप्शन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे समानता का नियम जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, समानता का नियम लॉ ऑफ सिमिलरिटी के बारे में, इसमें जैसे मातृ बाल स्वास्थ्य संदेशों को अलग अलग रंगों कलर से दर्शाना, ये क्या बताता है, यहाँ पे समानता लॉ ऑफ सिमिलरिटी का है। दूसरा बी ऑप्शन जो है निकटता का नियम जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है, टीकाकरण वैक्सीनेशन की तिथि और समय स्थान को पास पास लिखना, वो क्या है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको ध्यान से ये करना है। ठीक है, पहला क्या है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, दूसरा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है प्राग्नेज का नियम, लॉ ऑफ प्रॉग्नेज मुख्य स्वास्थ्य संदेश को पोस्टर की बैकग्राउंड से अलग लिखना, ये तो है नहीं। लॉ ऑफ इसे देखा जाए कह सकते हैं जो यहाँ पे प्रोंजनेट का नियम था वो ग्राउंड रिलेशनशिप्स नहीं था, वो लॉ ऑफ गुड फॉर्म था, वो लॉ ऑफ गुड फॉर्म था। इनका नियम क्या था, लॉ ऑफ गुड फॉर्म के अनुसार जो है ब्रेन किसी भी जटिल कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सबसे सरल यानी सिंपल बैलेंस ऑर्गेनाइज रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोंजेंट क्या है, सरल और संतुति रूप से प्रत्यक्षीकरण, मतलब यहाँ सरल वगैरह की बात किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मैच नहीं है। और फिर हम देखते हैं समान गति का नियम यानी लॉ ऑफ कॉमन फेट, गांव में सामूहिक स्वच्छता अभियान कम्युनिटी क्लीननेस कैंपेन या मतलब कि जो रैली है वही क्या है यहाँ पे कॉमन फेट होता है। ठीक है, तो कॉमन फेट तो यही है कि समान दिशा में गति करने वाले वस्तुएं एक समूह प्रतीत होती हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप याद रख सकते हैं इसे। सबसे पहला जैसा दिया हुआ है यहाँ लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, इसमें समान रंग आकृत होगा। दूसरा प्रॉक्सिमिटी क्या है कि डेट वगैरह पास पास रखे रहेंगे। और प्रोंजेंट का नियम क्या है कि ये सरल एवं संतुलित रूप से प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन है। और कॉमन फेट क्या होगा, समान दिशा में जो मतलब एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं वैसी को यहाँ पे कॉमन फेट बोला जाता है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखा जाए सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड है और यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट कौन सही है। तो एक विशिष्ट अनुवांशिक विकार जिसे सिकल सेल रोग यानी कि सिकल सेल डिजीज भी बोलते हैं, एनीमिया बोला जाता है बेसिकली। यहाँ पे डिजीज लिखा हुआ पूरा कंप्लीट नहीं दिया है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी हमने बोला कि ये डिजीज से रिलेटेड है जिसमें क्या होगा, जो आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बाई कॉन्केव से आपको हंसियाकार हो जाता है, जिसे हम लोग सिकल शेप जैसे हंसिया के शेप होता है उसी की तरह हो जाता है। इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे एक तरह से सिकल सेल में, और ये जेनेटिकल मतलब डिजीज होता है। ठीक है, यानी कि जो जेनेटिकल डिजीज है उसके रूप में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए डी ही है। इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसी, सामान्य गोल आकार के स्थान पर हंसियाकार जैसे आकृति धारण कर लेती है। इसी को यहाँ पे बोलते हैं सिकल सेल डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति किसी गंध स्मेल को केवल सूंघता है, ठीक है, तो उसे संवेदना यानी सेंसेशन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद आते हैं, परंतु जब वह उस गंध को पहचान कर यह बता सके कि यह गंध किस वस्तु की है, तो इस मानसिक प्रक्रिया को मनोविज्ञान जो मतलब साइकोलॉजी में क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसे देखा जाए, अभी हमने स्टडी किया, इसे परसेप्शन बोलते हैं यानी कि प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। यानी कि जब मान लीजिए कोई सेंसेशन आया तो उसे ब्रेन रिकॉग्नाइज करके पता लगा ले कि
किस चीज़ का है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। तो यही हो जाएगा परसेप्शन। यानी कि सेंसेशन क्या है, एक अनुभव है, डिटेक्शन है, और परसेप्शन क्या है, रिकग्नाइजेशन और इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि पहचान और उसका अर्थ बताना। ठीक है, क्या है एक्चुअल में, उसे हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे सेंसेशन क्या है, ये डिटेक्शन है डी, और परसेप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग रिकग्नाइजेशन प्लस इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं, यानी कि उसका अर्थ क्या है, उसे ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब बता दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। अब इसमें देखा जाए क्या दिया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन होता है के दौरान यदि किसी गांव में सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसे टीकाकरण रैली, ठीक है, वैक्सीनेशन रैली, पोषण जागरूकता कार्यक्रम, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, तो लोग उसे व्यक्तिगत व्यवहार के बजाय एक सामूहिक गतिविधि यानी कि ग्रुप एक्टिविटी के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जो परसेप्शन है प्रत्यक्षीकरण के किस नियम लॉ को दर्शाता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस लॉ के बारे में बताया था, लॉ ऑफ कॉमन फेट बोला जाता है, जिसे हम लोग एक ही डायरेक्शन में होता है, कॉमन डायरेक्शन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ कॉमन फेट बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया। सेम डायरेक्शन एक ही ग्रुप के लिए यूज करते हैं, और ये भी आपको उसी प्रिंसिपल के साइकोलॉजी के अंदर आता है जिसमें हम लोग गेस्टलेट साइकोलॉजी बोलते हैं, उसी के प्रिंसिपल के अंदर ये सब कैंपेन वगैरह आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें देखा क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने आनुवांशिकी हेरेडिटी को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि आनुवांशिकता में वे सभी कारक सम्मिलित हैं जो जीवन आरंभ बिगिनिंग ऑफ लाइफ के समय बालक में विद्यमान होते हैं, अर्थात जन्म बर्थ के समय नहीं बल्कि यहाँ पे गर्भाधान यानी कंसेप्शन के समय से ही रहता है। तो ये हमने साइंटिस्ट को बताया था, इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये किसके अंदर आ जाता है बता सकते हैं, ये देखा जाए यहाँ पे वुडवर्थ ने बताया था, वुडवर्थ ने कहा था कि जो आनुवांशिक हेरेडिटी उन सभी जैविक बायोलॉजिकल गुणों एवं कारकों का समूह है जो कंसेप्शन के समय से ही गर्भाधान के समय से ही उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक की चीज़ बोलते हैं। हेरेडिटी मतलब जो कंसेप्शन के ही समय, ये मतलब मेन डिफिनीशन वुडवर्थ का था, वुडवर्थ ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम लर्निंग का प्रकार है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं या घटनाओं को उनकी विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर समझता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कौन यहाँ पे समझता है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जैसे आप ऑब्जेक्ट हो गया, इवेंट हो गया, आइडिया हो गए, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग से है कि अवधारणाओं का निर्माण जो होता है उसी के बेस पे यहाँ पे जनरलाइजेशन कैरेक्टराइजेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और एक कॉग्निटिव लर्निंग का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन कि प्राचीन अनुबंधन जो क्लासिकल कंडीशनिंग है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है। अब इनकरेक्ट में आप पहले हम करेक्ट देखते हैं। इसमें एक तथ्य जो नेचुरल स्टिमुलस का स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये बात तो ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे दूसरे के बात करते हैं कि पावलोज के प्रयोग में घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस थी, उसके प्रति कुत्ता स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता था। नहीं, उसका जो मतलब कि
यहाँ पे अगर इसकी बात करें, इवान मतलब पावलोव ने एक कुत्ते पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था उसके फूड और सलाइवेशन मतलब लार आने के लिए। तो फूड क्या था, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ठीक है। पावलोव ने बेसिकली जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था और जो घंटी था और नेचुरल स्टिमुलस था। फूड क्या था, अनकंडीशनल था। यहाँ पे प्रयोगों में घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस, उसके प्रति कुत्ता एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो नहीं, तो यहाँ पे चीज़ें देखा जाए कि जो भोजन है वो अनकंडीशनल, ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो फूड होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, ठीक। और जो सलाइवेशन होगा, लार आना जो उसमें, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगा, मतलब ये भी अनकंडीशनड रिस्पांस होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है स्टिमुलस और रिस्पांस में, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या होगा, यहाँ पे उद्दीपक होता है, और जो ये रिस्पांस होता है ये क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, ठीक। तो और फिर यहाँ पे जो बेल होगा, बेल ये नेचुरल स्टिमुलस होगा, और फूड वही चीज़ लिख दिए हैं यहाँ पे सारा। और इसे देखा जाए, इनको पावलोव को, जो पावलोव को, इन्हें हम लोग फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है, ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। ये आपको बायोलॉजी, साइकोलॉजी कई सब्जेक्ट में आपको मिलता है इनका स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक तरह से गलत आ रहा, बाकी देखा जाए इसमें सी है, घंटी तथा भोजन के मध्य जो व्याप्त होने वाले संबंध के अनुबंध कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है। और विभिन्न फोबिया जो प्राचीन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के कारण ही उत्पन्न होता है, ये भी बात सही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से यहाँ पे उसी का एक तरह से कह सकते हैं, पहले वाले का एक क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रियाओं के बारे में आपको दिया है और आंसर बताना है, मैचिंग वाले हैं, ठीक। इसमें देखा जा दिया है जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होगा, सहकालिक अनुबंधन के अनुबंधित और अनुबंधन उद्दीपक कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बात सही है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होगा स्टिमुलस, वो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होगा, डिलेटेड कंडीशनिंग होगा, और बैकग्राउंड कंडीशनिंग भी उसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और ये कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है पहला। दूसरा, जो डिलेड कंडीशनिंग में पहले अनुबंधन उद्दीपक यानी कि कंडीशन स्टिमुलस यूज किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तथा उसके कुछ समय बाद अनुबंधन उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक। तो ये पहला दूसरा तो सही हो गया। तीसरा आते हैं यहाँ पे, तीसरा यहाँ बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले अनुबंधन, ये बोल रहा है पहले अनुबंधन, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यही गलत हो, पहला 1 2 सही होगा। इसे देखा जाए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसे याद रखने के लिए जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होता है उसे हम लोग CS और प्लस US दोनों साथ साथ में रहेगा, ठीक। ऐसे याद कर लिए, SC क्या होगा, CS प्लस US होगा, ठीक। दूसरा यहाँ पे अब डिलेड कंडीशनिंग जो होगा, ये इसमें क्या होगा, जो CS होगा ये पहले होगा, CS क्या होगा, पहले होगा, पहले, और जो US होगा वो बाद में होगा,
ठीक है, ऐसे याद करिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कंडीशनिंग जो है, बैकग्राउंड कंडीशनिंग, इसमें यूएस क्या होगा, पहले होगा और सीएस क्या होगा, बाद में होगा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कंडीशनिंग में देखा जा दिया है कि जो यूएस क्या है, पहले अनुबंधन तथा उसके बाद कंडीशनिंग हो रहा है। ये तो बात से सही है, ये भी सही है, तो इसमें तो सारी बातें सही है, ठीक है, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 20 नंबर का। अब इसमें दैनिक जीवन में उद्दीपन लर्निंग के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक, इसको मैच करना है। तो सबसे पहला आते हैं, बच्चों द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रेडियो, टीवी, मोबाइल चलाना सीखना या नैमित्तिक अधिगम जो होता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग पर आधारित होता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। दूसरा देखा जाए, हॉस्टल में खाने की घंटी जो मील बेल होता है कि आवाज़ सुनते ही भोजन की आशा में मुंह में लार सलाइवेशन आना एक प्राचीनिक अनुबंधन, मतलब प्राचीन अनुबंध जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोज का है, वही है, क्लासिकल कंडीशनिंग का यही है, ठीक। तो यहाँ पे दो बातें दिया है, दोनों सही है। और इसमें ऑपरेशन लर्निंग क्या होता है, जैसे रिवार्ड पनिशमेंट वाला होगा, और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुलाई की वजह से होता है उसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें देखा जाए ऑपरेशनल कंडीशनिंग की बातें बोल रहा कि क्रिया प्रसूति अनुबंधन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग कह सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रयोग द्वारा घटित होने वाले घटनाओं का सही अनुक्रम, करेक्ट सीक्वेंस आप बताइए, ठीक है। तो इसमें देखा जाए आपको सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं, अनैच्छिक जो व्यवहार होगा, यानी कि भूख से परेशान होकर पिंजरे में इधर उधर घूमना या लीवर खोजते हुए व्यवहार, मतलब ये रहेगा। तो ये तो पहला सही हो गया कि भूखा चूहा क्या होता है, पिंजरे में इधर उधर घूमता है। दूसरा, अनुक्रिया जो रिस्पांस होता है, सुखद परिणाम यानी भोजन के मध्य जो एसोसिएटेड स्थापित होता है वो वही कहलाता है। तो ये तो इसके बाद नहीं, एसोसिएट नहीं आता है। इसके बाद आपका आ जाएगा जो संयोग बस होगा, एक्सीडेंटली लीवर दब जाता है उसका, जो मतलब चूहा जैसे फंसता है, ठीक है। आप जानते हैं कि चूहा इधर उधर घूमता है, ठीक है, और वो चूहेदानी में चला जाता है और एक्सीडेंटली उसका वो लीवर दब जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। नहीं, यही इसमें अरेंज करना है। ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी, प्लेट में भोजन पिलेट आना, उसे खाना, मतलब उसको खा लेता है, डी। उसके बाद देखा जाए अनुक्रिया, यानी कि जो रिस्पांस होगा, सुखद परिणाम भोजन के मध्य जो एसोसिएटेड स्थापित होना, तो उसके बाद आपका बी आ जाएगा। तो ए सी डी बी आ जाएगा इसमें आंसर। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग था, इसके जनक कौन थे? ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंडीशनिंग ये बी के BF स्किनर थे, ठीक है। और इन्होंने एक मतलब स्किनर बॉक्स प्रयोग भी किया था, स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स अगर पूछा जाए तो स्किनर ने ही किया था स्किनर बॉक्स का प्रयोग। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, स्किनर बॉक्स से ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का है एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग टाइप का है, तो आते हैं फूड देखा जाए। अब यहाँ भी देखा यहाँ पे प्रयोग दिया है उसी उन्हीं का, पावलोज का प्रयोग। तो फूड है, सबसे पहले फूड क्या होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, ये अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होगा, ठीक। और भोजन देखकर लार आना जो होता है वो क्या है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है। फूड
ये लार आना अनकंडीशनिंग रिस्पांस होता है, UR होता है। और जो घंटी बजता है वो कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है। और लार की आवाज़ पर मतलब ये देखा जाए घंटी सुनकर लार आना जो है एक तरह से यहाँ पे कंडीशनिंग रिस्पांस होगा, ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पांस। यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा लार आना अनकंडीशनिंग रिस्पांस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, जो फूड हो गया US कर लिए, और जो सलाइवेशन होगा सलाइवेशन ऑफ फूड होगा SAF-UR होता है। और बेल जो घंटी होता है USCS होता है। और सलाइवेशन ऑन बेल, सलाइवेशन ऑन बेल, बेल बजने पे सलाइवेशन, तो क्या होगा आपका कंडीशनिंग रिस्पांस होगा। ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें मैच करेंगे तो आपको मैच हो जाएगा, और ये C मैच हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एडवर्ड एल थ्रोनडिक, थ्रोनडाइक बोलते हैं इसे, थ्रोनडाइक के अनुबंधन यानी कनेक्शनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ठीक, इनके मतलब रिलेशन में कौन सही है। तो उन्होंने बिल्ली कैट पर किया गए प्रयोग के पक्षपात यहाँ पे तरलता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस तथा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का प्रतिपादन किया। ये बात सही है। जो यहाँ पे थॉर्नडाइक थे, इन्होंने लॉ ऑफ रीडनेस दिया था, यानी कि जिसे हम लोग तत्परता का नियम बोलते हैं, सीखने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तैयारी जो होता है उसकी आवश्यकता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, अभ्यास से अधिगम मजबूत होना। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जो मतलब सुखद परिणाम होता है, यानी कि सेटिस्फाइंग जो कंसिक्वेंसेस आते हैं उसी को हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो आपको याद रखना है इसे, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट वाला आप कह सकते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो अभी जैसे स्किनर बॉक्स था, ऐसे यहाँ पे पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट हो गया। और पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यहाँ पे थ्रोनडाइक थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके अनुसार यदि किसी अनुक्रिया रिस्पांस के परिणाम असंतोषजनक यानी कि अनसेटिस्फाइंग होता है तो उस अनुक्रिया को पुनरावृत्ति रिपीटिशन की प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे बातें सही है, ठीक है। और इनमें देखा जाए इस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में 3 बातें आया था। पहले यहाँ पे 3 नियम निकला था, रीडनेस का नियम, ठीक है। अभी हमने बोला रीडनेस का नियम क्या हो, तत्परता का नियम, यानी कि सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी जो आवश्यक होता है उसे। और दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऊपर जो अभी था। और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट। पहले हम मतलब मेंटली तैयार होंगे, तत्पर होंगे उसे सीखने के लिए, फिर उसको करेंगे, फिर उसमें जो हमें अच्छा अनुभूत होगा, सेटिस्फाइंग होगा, उसे हम लोग इफेक्ट बोलेंगे। यही आपको 3 है। तो इसमें पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, यही इन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनोविज्ञान में जब व्यक्ति द्वारा सीखी हुई सूचना जो लर्न इन्फॉर्मेशन है या किसी कौशल हो गया स्किल को आवश्यकता पड़ने पर समय पर याद यानी कि रिकॉल नहीं किया जा सके तो उसे मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस को क्या कहा जाता है। उस मेंटल प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, यानी कि विस्मरण कह सकते हैं, यानी कि फॉरगेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जा रहा है कि उसे भूल जाना एक तरह से,
तो फॉरगेटिंग में क्या होता है, जो हमें मतलब याद रहता है उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी में सामान्यतः प्रक्रिया होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ तो यहाँ पे फॉरगेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित स्मृतियाँ जो मेमोरी को उनकी सूचना धारणा जो इन्फॉर्मेशन है करने की न्यूनतम जो समावधि है, यानी इनकी शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के आधार पे आरोही असेंडिंग ऑर्डर में करना। तो ये देखा जाए, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैच कर लेना है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ बी ऑप्शन है, अरेंज में ही दिया है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला जो है आइकॉनिक मेमोरी है, यानी कि दृश्य संवेदी स्मृति होगा। जैसे कुछ दृश्य देखे बस, यानी कि आपको 0.25 सेकंड ही रहेगा लगभग, ठीक। दूसरा यहाँ पे प्रतिध्वनि संवेदी स्मृति हो गए। इकोनिक मेमोरी जो होता है, इकोनिक मेमोरी जो श्रवण मतलब सुनने से होता है, तो ये देखा जाए 2 से लेके 4 सेकंड तक रहता है, ठीक। यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, STM जिसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। तो ये देखा जाए शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये लगभग आपको 15 to 30 सेकंड तक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ दीर्घकालिक मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, LTM, ये लंबे समय तक रहता है, ठीक है। लाइफ टाइम स्टोरेज एक तरह से कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको मैच हो जाएगा यही। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी गणितीय नियम यानी कि मैथमेटिकल रूल या पाठ लेसन को सीखने के बाद किसी अन्य नए पाठ यानी न्यू लर्निंग को सीखने से पहले पूर्व जो पाठ का यानी कि प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल के में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसे क्या कहा जाता है। जैसे आप कोई मान लीजिए सीख लिए, फिर दूसरा एक तरह से भूल रहे हैं, तो इवन उसको हम लोग पूर्ववर्ती अवरोध यानी कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन बोलते हैं। रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन आपको पूर्ववर्ती अवरोध हो गया, ठीक है। अब जब कोई भी हम न्यू लर्निंग सीखते हैं तो पुराने वाले को एक तरह से भूलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेके बता रहे हैं, यदि आपने पहले हिस्ट्री पढ़ा, बाद में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अब जो जियोग्राफी पढ़ने के बाद जो हिस्ट्री वाली चीज़ हैं वो भूलने लग रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन बोलते हैं। जैसे आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा पिछले लेक्चर में, अब आज आपको साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी वाले बहुत सारी चीज़ भूल रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन बोलते हैं। रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन बोला जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं न्यू लर्निंग अफेक्टेड ओल्ड लर्निंग। न्यू लर्निंग, नया जो आप सीख रहे हैं वो क्या कर रहा है, ओल्ड जो आपने सीखा पहले उसको इफेक्ट कर रहा है, ओल्ड लर्निंग, उसे हम लोग रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से देखा जाए एक और होता है इसका उल्टा, यहाँ पे दिया है प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन। तो प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन में क्या होगा, ओल्ड लर्निंग अफेक्टेड न्यू लर्निंग। मतलब मैथ आपको बहुत अच्छे से आ रहा, अब आप दूसरा कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब यानी कि पुराना क्या कर रहा है, न्यू लर्निंग को अफेक्ट कर रहा, ऐसा। तो यहाँ पे रेट्रो मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, ठीक है, ओल्ड इफेक्ट कर रहा है, और प्रोएक्टिव मतलब नया होता है, तो नया पर प्रभाव पड़ रहा है, ओल्ड पे नया पे, इस तरह से आप याद रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को धारणा यानी कि रिटेंशन करने की जो समयावधि है, ड्यूरेशन के आधार पर निम्नलिखित स्मृतियों का सही आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए। तो अभी थोड़ी देर पहले किया, लेकिन वो दूसरा है, ये दूसरा है।
तो यहाँ पे आपको बता दें ये भी हमने अरेंज करके ही रखा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा। लॉन्ग टर्म यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी आएगा, उसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगा, शॉर्ट टर्म आएगा मेमोरी STM होता है, उसके बाद सेंसरी मेमोरी आता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखा जाए बहुत अधिक टाइम तक होगा। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने बताया 15 से 30 सेकंड आप कह सकते हैं, और ये कुछ फ्यू सेकंड ही लिख सकते हैं, फ्यू सेकंड के लिए ही रहेगा। तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं LTM और STM और SM के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रॉबर्ट स्ट्रेनबर्ग के रिस्पेक्ट में दिया है। इन्होंने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत जो ट्राई आर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस में व्यवहारिक बुद्धि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इन्होंने एक तरह से बताया, तो हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। पहले बी आंसर यहाँ पे होगा, दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ की समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, पर्यावरण इन्वायरमेंट के साथ अनुकूल एडाप्टेशन करना, यही यहाँ पे है। ठीक है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने ट्राई आर्किक थियरी दिया था, जिसमें एनालिटिकल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल तीनों चीज़ें था। ये आप ध्यान रखते हैं, मतलब एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो विश्लेषणात्मक तर्क होता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो नवीन परिस्थितियों में रचनात्मक होता है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो आपका रियल लाइफ में सिचुएशन की वजह से होता है, वास्तविक जीवन में जो समस्याएं होता है उसकी वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बेसिकली स्मार्ट क्षमता होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विस्मरण जो फॉरगेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, भूलने की कौन इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें देखा जाए इनकरेक्ट क्या है, बी है। ठीक है, विस्मरण का अर्थ है कि मस्तिष्क ब्रेन में संचित स्टोर सूचना हमेशा के लिए पूरी तरह नष्ट यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, ऐसा नहीं। ठीक है, फॉरगेटिंग मतलब ये नहीं होता। फॉरगेटिंग मतलब होता है कि जो आपने सीखा है उसको मतलब मस्तिष्क स्पष्ट तरीके से याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब नष्ट करना नहीं है कि नष्ट कर दे, मतलब उसे याद नहीं रख पा रहे हैं, मतलब मेमोरी लॉस इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी लॉस एक तरह से बोल रहा है ना। यहाँ पे देखें, यानी कि गिलफोर्ड ने विस्मरण की स्मृति यानी मेमोरी का एक नकारात्मक निगेटिव और क्षयात्मक यानी कि डी के पक्षपात माना। ठीक है, विस्मरण का एक प्रमुख कारण स्मृति चिन्हों जिसमें मेमोरी ट्रेसेस का धीरे धीरे समाप्त यानी डीके हो जाना भी माना जाता है। सही बात है। उचित पुनः प्राप्ति संकेत यानी कि रिट्राइवल क्यू के अभाव में व्यक्ति विस्मरण फॉरगेटिंग का शिकार हो सकता है, ये भी होता है। तो आपको यहाँ पे बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अत्यधिक चिंताजनक यानी हाईली डिस्टर्बिंग या कह सकते हैं दुखदाई पेनफुल अनुभव को दमन यानी कि रिप्रेशन के माध्यम से जानबूझकर या अचेत रूप से भूलने का प्रयास करता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा यानी कि साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है। अब देखा जाए उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एक मोटिवेटेड फॉरगेटिंग बोलते हैं, अभिप्रेरित विस्मरण बोलते हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में क्या होता है, कोई व्यक्ति होगा स्ट्रेस में या ट्रॉमेटिक कंडीशन में या पेनफुल एक्सपीरियंस में मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए उसे भूलने का प्रयास करता है। और ये बेसिकली देखा जाए यहाँ पे बात किया था वही सिग्मॉइड फ्रॉड ने, और ये रिप्रेशन मतलब दमन प्रक्रिया था, ये मतलब एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं किसी दुर्घटना में या गंभीर मानसिक आघात में ट्रॉमा के बाद व्यक्ति उस घटना को क्या करना चाहता है, याद नहीं रखना चाहता है, तो उसके लिए अगर याद करता है तो उसे बहुत नुकसान भी होता है, तो उसे इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पे यही आंसर सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर के, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के माध्यम अध्ययन तथा परीक्षण टेस्टिंग के ऐतिहासिक विकास जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है,
के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको अरेंज करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से है क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं साइकोलॉजी का। ठीक, तो हम यहाँ पे अरेंज करके बताएं। बुद्धि, इंटेलिजेंस को एक सामान्य मानसिक शक्ति यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी के रूप में स्वीकार करना, तो यहाँ दूसरा पहले होगा। ठीक है, फर्स्ट। तीसरा देखते हैं, अल्फ्रेड बिने जो बोलते हैं ने द्वारा प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास करना। इसके बाद देखा जाए बुद्धि लब्ध जो IQ इंटेलिजेंस क्वाइटेंट को अवधारणा कॉन्सेप्ट विकसित करना, उसके बाद आपका आता है IQ चेक करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी का माना जाता है। अल्फ्रेड बेन ने इसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया और बिल ईस्टर्न ने इसे इंटेलिजेंस क्वाइटेंट बताया, जिसे हम लोग बाद में लुइस टर्मन ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो आपको यहाँ पे याद रखना बिनेट ये फर्स्ट, ये ऑप्शन तो यही हो गया ना, लेकिन ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट और जो ईस्टर्न है, हम थोड़ा थोड़ा नाम लिख रहे हैं, IQ कॉन्सेप्ट दिया। और लुइस टर्मन ये बेसिकली स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बनाया। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन जब टिपिकल क्वेश्चन हो सका तभी आ सकता है ऐसा। इतना साइकोलॉजी इतना ही पूछने वाला है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए वही शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश करने वाली जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन की प्राकृतिक कैसी मानी जाती है, जिन्हें व्यक्ति मात्र 1-2 प्रयास में ही सीख लेता है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, इस सूचना को एक वीक नेचर के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि वीक नेचर्ड होता है। यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और हमने ऊपर बताया था कि STM जो कैपेसिटी होगा 7+-2 होता है, और जॉर्ज मिलर ने बताया था, मतलब कंसोलिडेट STM जो यहाँ पे कैपेसिटी होता है 7+-2। कुछ आइटम आप दिखाएंगे तो रिकॉल हो जाता है आइटम, और ये मतलब जॉर्ज मिलर ने बताया था, जॉर्ज मिलर ने। नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर किसी व्यक्ति के शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटल, सामाजिक सोशल तथा भावनात्मक इमोशनल पक्षों का अध्ययन करता है, तो वह किस प्रकार आकलन असेसमेंट कर रहा है, वो किस प्रकार से आकलन कर रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी EO जो है शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूलन स्थिति का आकलन असेसमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट के बेस पे कर रहा होगा। C ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल सब चीज़ को क्या कर रहा है, बैलेंस करके चल रहा है। तो होलिस्टिक जो एक तरह से होलिस्टिक हेल्थ होता है, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सब यहाँ पे रहता है। ये वो मतलब अच्छे से स्टडी रहता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं PMSE के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मास्लो से रिलेटेड है। मास्लो के आवश्यकता क्रम जो सिद्धांत है हेरार्की नीड्स थियरी था के अनुसार निम्नलिखित मानवीय आवश्यकताएं यानी ह्यूमन नीड को सही आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो आरोही ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखा जाए फिजिकल नीड आता है, फिजिकल नीड। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में तो फिजिकल नीड सबसे कम, उसके बाद आप आ जाइए दूसरा सेफ्टी नीड। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में
इसके बाद सेफ्टी नीड के बाद आपको फर्स्ट आ जाएगा एस्टिमेटेड नीड। इसके सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपको तीसरा आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजिकल नीड क्या होता है, जैसे भोजन पानी नींद हो गया, ठीक है। सेफ्टी नीड क्या हो गया, मतलब कि सुरक्षा स्थिरता जो रोजगार होता है। और इसके बाद स्टीम नीड हो गया, जैसे प्रतिष्ठा आत्म मतलब सम्मान की बात। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जिसे आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। तो फिजिकल, सेफ्टी, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे एक तरह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्लो पिरामिड बोलते हैं, मास्लो पिरामिड। जो फिजिकल नीड यहाँ पे पूरा होता है। तो सर्वोच्च में क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो दिया मनोवैज्ञानिक आकलन जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के रिस्पेक्ट में आपको मिल रहा है सबसे पहला साक्षात्कार विधि जो इंटरव्यू मेथड है, मनोवैज्ञानिक आकलन की व्यापक विधि है जो प्रायः बातचीत कन्वर्सेशन पर आधारित होता है। ये बात सही है, ठीक है। दूसरा आते हैं ऑब्जर्वेशन विधि में व्यक्ति को लिखित या मौखिक उत्तरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। ऑब्जर्वेशन में लिखित और मौखिक ही केवल नहीं रहता है, ये सही नहीं है, सेकंड नहीं सही है। और केस स्टडी में क्या होगा, किसी व्यक्ति परिवार या समूह का गहन अध्ययन किया जाता है, इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन में व्यवहार का एक तरह से प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, मतलब देखा जाता है उसे, उसकी बिहेवियर वगैरह। तो लिखित और मौखिक बातें कुछ नहीं किया जाता, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर के। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की विशेषता के अंतर्गत जो विश्वसनीयता होता है, रियलेबिलिटी का शब्द का सही अर्थ क्या है। तो रियलेबिलिटी का सही अर्थ जो होता है, हम सही अर्थ बता रहे हैं, ये सामान्य परिस्थितियां यानी कि सेम कंडीशन के बार बार परीक्षण यानी कि रिपीटेड टेस्टिंग करने पर लगभग एक समान परिणाम यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करना, उसी को बोला जाता है रियलेबिलिटी का अर्थ यही होता है। यदि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को समान परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति पर बार बार लागू किया जाए तो उसके परिणाम लगभग क्या होते हैं, कंसिस्टेंट आने चाहिए। तो उसे हम लोग ग्रेडेबल टेस्ट बोला जाता है, स्टेबल टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और स्टैंडर्डाइजेशन सब होना चाहिए। रिलेबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी होता है, और वैलिडिटी मतलब एक तरह से एक्यूरेसी होता है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस्ड बेस होता है, और इन स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यूनिफॉर्म प्रोसीजर जो होता है वो आपको। तो यहाँ पे यही रिलेबिलिटी मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी, आपको मेन याद रखना है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में यदि यह परीक्षण असेसमेंट करना है कि कोई व्यक्ति नशा सब्सटेंस यूज करने की तीव्र इच्छा स्ट्रॉन्ग कर्विंग उत्पन्न होने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया रिस्पांस देता है, तो किस आकलन विधि असेसमेंट मेथड का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, इसमें देखा जाए हेल्थ में कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, तो बिहेवियर असेसमेंट उसका सबसे उपयुक्त इस माना जाता है। बिहेवियर असेसमेंट एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ये रियल लाइफ बिहेवियर का अध्ययन होता है, इसमें एडिक्शन और हेल्थ बिहेवियर में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बिहेवियरल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभिप्रेरित व्यवहार जो मोटिवेटेड बिहेवियर है की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। तो मोटिवेटेड बिहेवियर में देखा जाए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, आपको उसे एलिमिनेट करना कौन गलत है। सबसे पहले देखा जाए अभिप्रेरित
व्यवहार मोटिवेटेड बिहेवियर के मूल में हमेशा कोई आवश्यकता, नीड, इच्छा, डिजायर या कमी ड्राइव होता है। ये सही है, सही है। यह व्यवहार दिशाहीन होता है, दिशाहीन नहीं होता है, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन लेस नहीं, डायरेक्शन होता है, तो ये गलत हो गया। यह व्यवहार चयनात्मक सेलेक्टिव होता है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य, गोल से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देता है। ये बात सही है। लक्ष्य, गोल की प्राप्ति होने पर व्यक्ति आंतरिक तनाव, इंटरनल टेंशन कम हो जाता है तथा संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा गलत हो जाएगा, तो 1, 3, 4 तीनों सही हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। मोटिवेटेड गोल मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है, जिसमें नीड, ड्राइव, गोल, सेटिस्फैक्शन सब आ जाएगा। नीड, ड्राइव और गोल, फिर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपको फिर से मिल रहा कि जो मनोवैज्ञानिक आकलन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते समय नैतिक जो इथिकल दृष्टिकोण होता है, एक स्वास्थ्य पेशेवर हेल्थ प्रोफेशन को किस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसमें किस बात को विशेष ध्यान रखना है इथिकल में। तो देखा जाए इसमें सबसे विशेष बात क्या है कि व्यक्ति की निजता यानी कि प्राइवेसी और गोपनीयता जो कॉन्फिडेंटियलिटी होता है, सहमति यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट तथा संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को बनाए रखना है। यही होगा सी वाला। तो इसमें क्या है कि कॉन्फिडेंटली जो निजता, प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन जो कंसिस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी होना चाहिए। ठीक है, यही आप ऐसे याद कर सकते हैं इथिकल के लिए यहाँ पे, क्योंकि सारी बात नहीं याद रख सकते हैं। तो प्राइवेसी, दूसरा कॉन्फिडेंटियलिटी होता है, कॉन्फिडेंटियलिटी। इसके बाद आपको कंसेंट मिल जाएगा, फिर रिस्पेक्ट मिल जाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नैतिक अनिवार्यताएं हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, मोटिवेटेड से रिलेटेड है। अभिप्रेरण जो मोटिवेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब मोटिवेटेड में देखा जाए कि जब शरीर, बॉडी में किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता, नीड उत्पन्न होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप एक मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन या ड्राइव उत्पन्न होता है। ये बात सही है। ठीक, यानी कि नीड, ड्राइव, गोल, डायरेक्शन, सेटिस्फैक्शन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरा यहाँ पे दिया है, मोटिवेशन की प्रक्रिया में ड्राइव व्यक्ति को निर्धारित गोल से भटका कर दूर ले जाता है। तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें नीड हो गया, ड्राइव हो गया, गोल, डायरेक्शन, बिहेवियर हो गया, फिर सेटिस्फैक्शन आएगा। तो आप ये याद रख सकते हैं NDGS ऐसे करके। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो एक ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन साइकोलॉजिकल है। एक विद्यार्थी परीक्षा एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए योजनाबद्ध प्लान्ड तरीके से दिन रात अध्ययन करता है। बार बार जो मॉक टेस्ट होता है में कम अंक आने के बावजूद वह प्रयास नहीं छोड़ता। ठीक है, आपके लिए एक तरह से, तथा सोशल मीडिया जैसे समय नष्ट करने वाले कार्यों से बचता है। ठीक है, प्रयास नहीं छोड़ता है, लेकिन वो मतलब कि सोशल मीडिया में भी नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे दिया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि यानी साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से यह स्थिति किन विशेषताओं, करेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। उस व्यक्ति में कौन से करेक्टरिस्टिक एक तरह से हैं। पहला तो उस व्यक्ति में क्या है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। भले वो मतलब मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन उसका गोल है, डायरेक्टेड है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित बिहेवियर वो कर रहा। दूसरा देखा जाए
निरंतर यानी कि परसिस्टेंसी यानी कि दृढ़ता, कंटिन्यूटी ये भी है उसमें, ये भी पहला भी है दूसरा भी है। तीसरा आते हैं चयनशीलता, सेलेक्टिविटी यानी कि उन्हें सेलेक्ट कर लिया कि हम बार बार स्टडी करेंगे, तो ये भी सही है, सेलेक्टिविटी भी आ जा रहा है। रैंडम बिहेवियर, कोई रैंडम बिहेवियर नहीं कर रहा, आकस्मिक व्यवहार नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, मोटिवेटेड में देखा जाए गोल डायरेक्टेड होगा, परसिस्टेंसी होगा, सेलेक्टेड होगा, तो एक तरह से ये क्या है, मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड गोल है इसके पास, मोटिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही होगा, फोर्थ नहीं सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को किसी ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी में एक टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान के प्रति व्याप्त भय, फेयर, अफवाहें, र्यूमर तथा नकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव एटीट्यूड का मापन करना हो, तो वह मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक उपकरण, साइकोलॉजिकल टूल का प्रयोग करेगा। तो ये देखा जाए, हमने आपको स्टडी करते वक्त बताया था कि यहाँ पे हम आंसर बताएं, ये अभिवृत्ति परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट तथा विस्तृत मनोवैज्ञानिक आकलन जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है इसी का प्रयोग करेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें सब कुछ, एटीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, सोच जो थिंकिंग होता है, बिलीव विश्वास क्या है, दृष्टिकोण एटीट्यूड क्या है, और एक्सेप्टेंस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे एक वैज्ञानिक आकलन रहता है, जिसके बेस पे वो आईक्यू तथा शारीरिक मानदंड इसमें एक तरह से नहीं रहता है। ये जो शारीरिक मानदंड ये सब आईक्यू ये सब नहीं, ये नहीं है। आपके यहाँ पे क्या है कि एटीट्यूड टेस्ट में आपको थिंकिंग, बिलीव, एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस ये सब रहेगा। तो जो एटीट्यूड टेस्ट में दृष्टिकोण का मापन होता है, जिसमें हेल्थ एजुकेशन मतलब जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए एक अध्ययन उपयोगी यहाँ पे रहता है कि आपको साइकोलॉजिकल और एटीट्यूड टेस्ट किया जाए। नेक्स्ट आते हैं भाषा से रिलेटेड, भाषा लैंग्वेज की संरचना स्ट्रक्चर के निम्नलिखित 4 घटकों कंपोनेंट को सबसे छोटी घटक स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरू करते हुए जटिल कॉम्प्लेक्सिटी के आरोही असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे भाषा लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में दिया है, तो बहुत तरह की भाषा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आंसर सही बता रहे हैं, बी आंसर यहाँ पे सही है। अब इसको अरेंज करते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब देखा जाए थर्ड यहाँ पे पहले है, फर्स्ट कह सकते हैं पहले ये आएगा थर्ड वाला। इसमें दिया है ध्वनिग्राम यानी कि फोनोनेम, ठीक। भाषा की सबसे छोटी क्या होती है, ध्वनि होती है, इकाई फोनोनेम होता है, ये बात सही है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट आते हैं रूपग्राम। रूपग्राम जो हम लोग मार्फोमेम बोलते हैं। फोर्थ क्या हो गया, मार्फोमेम। मार्फोमेम मतलब कि ये अर्थ वाले जो सबसे छोटी इकाई होती है। ये साउंड वाले हो गए, साउंड वाले, ये मतलब उसके मीनिंग वाले हो गए, अर्थ वाले हो गए। नेक्स्ट देखा जाए आते हैं अभी सेकंड पे, सिंटैक्स मतलब कि वाक्य विन्यास जो होता है, मतलब शब्दों को जोड़कर सही वाक्य बनाने का नियम होता है, जिसे हम लोग सिंटैक्स, सेंटेंस बनाया, सिंटैक्स वाली बात आ जाएगी, दूसरा हो गया, ठीक। अब उसके पहले देखा जाए यहाँ पे अर्थ विज्ञान है, सीमेंटिक आ जाएगा। सीमेंटिक में क्या होगा, शब्द एवं वाक्य के अर्थ का अध्ययन किया जाता है, तो सीमेंटिक आपको पहले लास्ट सबसे आ जाएगा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है साउंड, फिर आपको उसके अर्थ बताना, फिर सेंटेंस बनाना, फिर आपका सीमेंटिक आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फोनिक मतलब स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट होता है, और मॉर्फेम मतलब मीनिंग स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है। सेंटेंस मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, और उसके बाद सीमेंटिक मतलब मीनिंग ऑफ लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, स्वास्थ्य शिक्षा जो हेल्थ एजुकेशन के संदर्भ में बिग 5 जो है, बिग 5 व्यक्तित्व, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट और उनके अर्थ जो हैं उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित करेक्ट मैचेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना कौन करेक्ट मैचेज है, केवल करेक्ट आपको बताना है। तो हम यहाँ पे करेक्ट बता रहे हैं, बाकी आप इसे पढ़ के कर सकते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट है,
जो एक्स्ट्रा वर्जन है, सामाजिकता यानी कि सोशलिबिलिटी, सक्रियता जो एक्टिविटी होता है, सामूहिक चर जो ग्रुप इंटरेक्शन होता है, यही है। अलग अलग इसमें दिया है। बिग 5 में आपको मॉडर्न साइकोलॉजी में आता है बिग 5, तो हम बिग 5 यहाँ पे बता दे रहे हैं कौन कौन बिग 5 है। तो बिग 5 को कैसे याद रखा जाए वो भी बता रहे हैं। बिग 5 पे देखा जाए इस तरह से OCEAN, ओशन करके याद रख सकते हैं। ओशन मॉडल जो एक मॉडर्न मॉडल है, मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल में आता है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल में आता है। मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल में आपका आता है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म बताएं, ये क्या है? ओपननेस है। ओपननेस है मतलब कि नए विचार और अनुभवों के प्रति खुलापन होना चाहिए, ओपननेस। दूसरा सी मतलब क्या होता है यहाँ पे? कॉन्सेंटिनियस मतलब अनुशासन, ठीक है। कॉन्सेंटिनियस मतलब अनुशासन, कॉन्सेंटिनियस अनुशासन, जिम्मेदारी, आत्मनियंत्रण जो होता है वो होता है। ई मतलब जो है, जो ऊपर अभी हमने एक्स्ट्रा वर्जन आएगा, मतलब इसके मतलब सहयोग, दयालुता और सहानुभूति होता है। उसके बाद आपको आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीब्लेनेस। एग्रीब्लेनेस मतलब कह सकते हैं सहयोग, दयालुता और सहानुभूति होता है। और एक्स्ट्रा वर्जन मतलब क्या होता है? सामाजिक जो मिलनसारिता होता है, सक्रिय एवं नेतृत्व, वो सब किया आता है। ये एग्रीएबलनेस, इसके मतलब सहयोग, दयालुता, सहानुभूति। और लास्ट एन मतलब क्या हो जाए? न्यूट्रोसिज्म आया, न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें मतलब कि चिंता, तनाव, भावनात्मक अभी स्थिरता, ये सब में आएगा। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है तो ये डी मिल जाएगा। और यहाँ पे ओशन आप याद रख सकते हैं, बिग 5 का यही रूल होता है। और इसमें एक्स्ट्रा वर्जन जो सोशबिलिटी, लीडरशिप हो जाता है, डिसिप्लिन वगैरह, क्रिएटिविटी, ओपननेस मतलब क्रिएटिविटी आ जाएगा, वहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि पर्सनालिटी शब्द की जो व्युत्पन्न है, एंटोमोलॉजी, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्राचीन रोमन रंगमंच यानी कि रोमन थिएटर में अभिनेता, एक्टर्स के द्वारा पहना जाने वाला मुखौटा, मास्क था, ठीक है। मतलब इसका मतलब परसोना होता है, परसोना। तो परसोना भी आंसर हो गया। और परसोना मतलब कि यहाँ पे पर्सनालिटी इसी से डेवलप हुआ। परसोना मतलब पर्सनालिटी, और ये लैटिन वर्ड है, लैटिन ऊपर लिखा है, हाँ लैटिन वर्ड। और इसके मतलब क्या होता है? पुराने जो प्राचीन रोमन नाटक जो होता था उसमें अभिनेता जो मास्क वगैरह पहनता है उसी को बोलता है पर्सनालिटी। और पर्सोना मतलब मास्क होता है। और यही यहाँ पे लैटिन वर्जिन लैंग्वेज मतलब वर्ड यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर्सनालिटी टेस्ट का पर्सनालिटी टाइप वाले व्यक्ति को समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जो सहकर्मी शिक्षा यानी कि पीयर एजुकेशन जो होता है, सामुदायिक गतिविधियां, कम्युनिटी एक्टिविटी के माध्यम से सर्वाधिक प्रभावित ढंग से प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड किया जा सकता है। तो इसके देखा जाए यहाँ पे अभी थोड़े देर पहले हमने पढ़ा, बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। और एक आपको दोनों मतलब कि हेट्रोवर्ट कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब कि जो अंतर्मुखी होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी होते हैं। तो बहिर्मुखी वाली बात यहाँ पे
कि जो आर्थिक सामाजिक सोशल फ्रेंडली होना चाहिए, कम्युनिकेबल होना चाहिए, ये सब। नेक्स्ट देखा जाए कि वाइगोत्स्की यानी कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अवस्थाओं यानी कि स्टेज को उनके घटित होने की सही और वही क्रम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए आंसर बताए थर्ड, यानी कि सबसे पहले प्री इंटेलेक्चुअल यानी प्रीमेटिव स्पीच आएगा। उसके बाद आपको पहला यानी कि ईगो सेंट्रिक आएगा फर्स्ट। उसके बाद इनर स्पीच आएगा तीसरा, मतलब क्षण इनर स्पीच। यही यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का भाषा संज्ञात्मक यानी कि लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। इसमें 3 चीज़ आते हैं, एक हमारे पास प्री इंटेलेक्चुअल आता है प्री, उसके बाद ईगो सेंट्रिक आएगा, उसके बाद इनर स्पीच आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में ये पूछ रहा, भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया है और नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ लॉन्च कब हुआ? तो नशा मुक्त भारत का शुरुआत देखा जाए 15 अगस्त 2020 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 अगस्त 2020 हो जाएगा आंसर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। और ड्रग्स डिमांड रिडक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इसका फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड और रिडक्शन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन यानी कि नैप DDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नैप DDR, तो यहाँ पे देखा जाए यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। ये सही बात है। इस योजना का समयावधि ड्यूरेशन 2018 से 2025 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक, और इसके लिए देखा जाए यहाँ पे ये बनाया गया यानी कि नशा मुक्त अभियान चलाया गया और ये कब चलाया गया? 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यानी दोनों इसमें सही हो। 53 नंबर, भारत सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हेल्थ प्रॉब्लम के समाधान के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली यानी कि NPHCE की शुरुआत किस परियोजना 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था? और ये देखा जाए 11वें 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था। और 11वें 5 ईयर प्लान के बारे में देखा जाए तो ये बेसिकली 2010 में शुरू किया गया था, 2010 में। और उस समय 11वें 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच चल रहा था। तो इसमें क्या था कि सीनियर सिटीजन को मतलब कि एसेसेबल हेल्थ सर्विसेज देना, जैसे मतलब कि गायरेटिक केयर वगैरह हो गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC PSC सब में ये था। तो ये लॉन्च किया गया 2010 में। और 11th 5 ईयर प्लान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51, तनाव प्रबंधन स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रभावशीलता यानी कि सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी इसे किन स्वास्थ्य क्षेत्रों के साथ जोड़कर देखना चाहिए? इसमें देखा जाए तो किशोरावस्था, कार्यस्थल स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, मातृ स्वास्थ्य और गैर संचारी रोकथाम सब यहाँ पे देखना चाहिए, यानी कि एडोलेसेंट हेल्थ, वर्क प्लेस हेल्थ, गैरेटिक हेल्थ जो वृद्धा वाले होते हैं, और मैटरनल हेल्थ और NCD प्रिवेंशन, ये सब देखना चाहिए। तो डिटेल यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे किशोरावस्था में परीक्षा, करियर, सामाजिक दबाव उत्पन्न, ये सब की वजह से होता है स्ट्रेस वगैरह। ठीक है, स्ट्रेस मैनेज।
और वृद्धावस्था में अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन वगैरह इसके वजह से होता है। और मैटरनल हेल्थ में क्या होगा, गर्भावस्था यानी कि जो पोस्ट पोर्टम स्ट्रेस होता है उसके लिए। एनसीडी मतलब कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, ये सब। नेक्स्ट आते हैं फिर से आपको एनसीपी, तो ये तो फिर रिपीट हो रहा है, तो इसमें देखते हैं, लेकिन दोनों सही हो जाएगा स्टेटमेंट, लेकिन अलग क्वेश्चन है, अलग है। वृद्धों के लिए संचालित नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली जो NPSCE है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है के संदर्भ में क्या सही है। तो इसमें देखा जाए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, जिसे हम लोग DHGHS बोलते हैं, के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर से नीचे की सेवाओं को मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा बनाया गया। इसके अंतर्गत जिला उसे ऊपर के स्तर पर वृद्धों के लिए अधिक विशेषकृत यानी कि चिकित्सा सेवा, स्पेशलाइज मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, ये देखा जाए दोनों चीज़ें सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा वृद्धों को दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मतलब सही स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक, तो इसमें देखा जाए सही स्टेटमेंट, इसमें दीर्घकालिक रोग जो क्रोनिकल डिजीज की स्क्रीनिंग, दवाओं का नियमित अनुपालन, मेडिकेटेड एडहेरेंस का हल्का व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज शामिल होना चाहिए। इसके अंतर्गत फॉल प्रिवेंशन यानी फॉल प्रिवेंशन, देखभाल करताओं यानी केयर गिवर की शिक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ पर विशेष बल देना चाहिए। ये दोनों सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम कि मादक पदार्थों के प्रकार और उनके उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें देखा जाए कि दिया है इनहेलेंट, पेट्रोल और पेंट, ये थिनर वगैरह, ये सब मतलब एक तरह से इसका प्रयोग लोग करते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। इनहेलेंट में तो यही पेट्रोल हो गया, पेंट थिनर यही इनहेल के लिए, कैनबिस, कोकीन और ये एम्फेटामिन, ये सब। और स्टिमुलस में एक तरह से ये। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में बता दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिटेल में क्या है कि इनहेलेंट रूप में क्या लेते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल सब्सटेंस को है इनहेलेंट, मतलब सूंघना जिसे बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर पेट्रोल हो गया, पेंट थिनर जो होता है उसको भी लोग सूंघते हैं, ग्लू हो गया वो भी, वार्निश हो गया वो भी, मतलब कि जो वेपर वाले चीज़ होते हैं, वेपराइजेशन होता है, वाष्प जिसका निकलता वही यहाँ पे इनहेलेट के रूप में लेते हैं, वेपर वाले, वेपराइजेशन जिसका होता है। दूसरा जो स्टिमुलस है, लेंट बोलते हैं, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में तो आपको कोकीन आ जाएगा, ठीक है, एम्फेटामिन आ जाएगा और मेथाप्टोमाइन आ जाएगा, मेथाप्टामाइन आ जाएगा। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको स्टिमुलस मिलता है, मतलब कोकीन वगैरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलता है। ठीक है, कैनाबिस के बारे में ऊपर दिया है। कैनाबिस में जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, भांग हो गया। ओफाइड में जो पपाया से निकलता है ओफाइड्स, इसमें हीरोइन बनाया जाता है, मॉर्फिन और कोडीन बनाया जाता है। डिप्रेसेंट कौन यूज होता है, डिप्रेसेंट में अल्कोहल हो गया, बारब्यूटेरेट होगा और बेंजाडाइजाइपिन हो गया, ये सब डिप्रेसेंट के लिए। बारब्यूटेरेट हो गया, बेंजाडाइ, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो RKSK है, मतलब कि RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य का यहाँ पे कार्यक्रम होता है।
कार्यक्रम इसका मुख्य कार्य क्या उद्देश्य है इसका, तो देखा जाए इसका जो है किशोर, एडोलेसेंट को यौन प्रजनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पोषक न्यूट्रिएंट तथा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जैसे परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यही RKSK का काम है। ठीक है, इसमें आपको लिखा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो किशोर के स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखभाल करना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किशोर अपराध जुवेनाइल डेलिक्वेंस के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखा जाए किशोर मैत्रीपूर्ण परामर्श, एडोलेसेंट फ्रेंडली काउंसलिंग और सहायक वातावरण, सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो जुवेनाइल मतलब अपराध क्यों होगा? नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो नहीं शामिल है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी पारिवारिक विघटन, जो फैमिली यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन इसका कारण है, यानी कि निगलेक्ट उसे करना बार बार, या डिजिटल मीडिया नकारात्मक प्रभाव जो होता है आजकल, आवेग नियंत्रण, इम्पल्स कंट्रोल की कमी और मित्र दबाव, पीयर प्रेशर की वजह से होता है। तो ये हो गया। लास्ट देखा जाए क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड यहाँ पे रिडक्शन, NAP योजना 2028 से 25 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी इसको देखा जाए एक तरह से रिपीटेड हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थ जो ड्रग्स है की रोकथाम के लिए जागरूकता, अवेयरनेस, परामर्श जो काउंसलिंग होता है करना, उपचार, ट्रीटमेंट, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन तथा क्षमता वृद्धि, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ये। तो देखा जाए हमने साइकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके बाद सोशल साइकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जब सब्जेक्ट वाले का मिक्स क्वेश्चन होगा, GS वाले का फिर एक तरह से टॉपिक वाइज। थैंक यू वेरी मच।